सबको नोट्स मिल गया होगा। नोट्स मिल गया ना हिस्ट्री वाला, पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट और ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या चीजें एक तरीके से डेवलप की, तो उससे रिलेटेड चीजें हम इसमें देखेंगे आज के उसमें। थोड़ा ब्रीफ में मैंने उस दिन आपको बताया था कि कैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ। उसका सबसे बड़ा रीजन ब्रिटिश लोगों की नीड, और उस नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कुछ चीजें की। और इसका भी मेन मकसद यही है, ब्रिटिश लोगों का प्रॉफिट या उनका बेनिफिट कैसे हो, यही मेन मकसद इसका है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। और कैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होता है। संदीप जी गुड मॉर्निंग आपको। संदीप जी वॉइस आ रही है आपको? चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोविजन है, जिसमें सबसे पहला 1773 का एक्ट। इसकी शुरुआत कब होती है? जब ब्रिटिश लोग बंगाल पे कंट्रोल कर लेते हैं। और हमने देखा भी था कि भाई 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल से जो डबल सिस्टम है उसको हटाता है। उसके कुछ टाइम बाद ही 1773 में एक एक्ट आता है। और इस एक्ट को शुरुआती स्टेज माना जाता है कि भाई पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इशू पर कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया। हाँ संदीप जी आ रही है आपकी। जी संदीप जी आ रही है। आपकी पहली क्लास है ना आज मेरे? हाँ सर, मेरी पहली क्लास है आज। ठीक है संदीप जी। थैंक यू। ठीक है, तो 1773 में पहला एक्ट बनता है, 1773 का एक्ट। और इसके थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट पहली बार इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है। और पहली बार वो बोलता है कि भाई ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, उसके लिए, कंपनी के लिए कुछ हमें एक्ट बनाने पड़ेंगे। उस एक्ट में कुछ ऐसे प्रोविजन होंगे जिससे कंपनी को कंट्रोल किया जा सके। तो 1773 का जो एक्ट है, इसके कुछ पर्पस थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करके जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो एक तरीके से चाहता था। जैसे हमने देखा कि भाई कोड ऑफ डायरेक्टर, ये जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक इंपॉर्टेंट पिलर था, एक ग्रुप था, जिसका मेन पर्पस था कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन चले, कैसे यहाँ का बिजनेस चलेगा। ये सारी चीजें जो डिपेंड करती थी वो कोड ऑफ डायरेक्टर पे करती थी। और इसमें कैसे कोड ऑफ डायरेक्टर में कोई मेंबर बनता था, तो उसे बोला जाता कि भैया 500 के शेयर अगर आप लोगे तो आप कहीं ना कहीं कोड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो। और 500 से कम के शेयर लोगे तो आप लोग कोई भी इसके मेंबर नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड थी। और फिर उसके बाद इस गवर्नमेंट ने, और ये कोड ऑफ डायरेक्टर हर 4 ईयर में इलेक्शन होता था, और हर 4 ईयर में कोड ऑफ डायरेक्टर चेंज हो जाता था कि अलग मेंबर आएंगे। और 1/4 जो मेंबर हैं उनको रिटायरमेंट मिल जाता था, जैसा आजकल हमारी राज्यसभा में भी होता है कि भाई 1/3 जो मेंबर है उनको रिटायरमेंट मिल जाता है, ऐसा ही यहाँ पे था। ये एक तरीके से 1773 के एक्ट के थ्रू ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि भाई अब 500 के जो शेयर धारक है वो तो है ही, साथ में इन्होंने बोला अब इस शेयर धारक को कहीं ना कहीं शेयर होल्डर को 500 से 1000 शेयर होल्डर पे हम कर देते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ अब जो ज्यादा पैसे वाले हैं उनको भी मौका मिला, और जिनके पास रिसोर्स कम है उनको मौका कम मिला। ये एक तो इनको फायदा हुआ। और दूसरा इन्होंने क्या किया, एक और चीज की, इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल बनाया। गवर्नर जनरल शुरुआत में ही थे, लेकिन ऑफिशियल गवर्नर जनरल की शुरुआत कहीं ना कहीं 1773 के एक्ट के थ्रू हुई। और इस गवर्नर जनरल को एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट ने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट का ये बंगाल गवर्नर जनरल है। पहले जो बंगाल तक लिमिटेड था, धीरे धीरे उसे पूरे इंडिया के लिए एक तरीके से गवर्नर जनरल बनाने की बात इन्होंने की। और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को ही ये पोस्ट दे दी गई कि भैया आप ही इस चीज को संभालो, आप पहले से ही वहां पे हो, तो आपको ये सारी चीजें करनी है।
और इंडिया में जो भी चीजें हो रही है उसको आपको देखते रहना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे 1773 के एक्ट के थ्रू चल रही थी। और फिर इन्होंने क्या किया, हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू जो पॉलिसी चल रही थी, उस पॉलिसी के थ्रू लैंड एक डिस्प्यूटेड इशू हो गया। और लैंड जैसे ही डिस्प्यूटेड इशू हो गया तो इन्हें एक जुडिशियल सिस्टम की जरूरत पड़ी। और जुडिशियल सिस्टम को डेवलप करने के लिए 1773 में फर्स्ट टाइम इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, वो भी कोलकाता में। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट बना कोलकाता में, लेकिन ये वाला सुप्रीम कोर्ट आज का सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट को कुछ ही राइट है, जैसे अपील सुनने का राइट है, कहीं और कोर्ट से अपील सुन सकती है। लेकिन आज की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट का भी एक तरीके से हमारा प्रोटेक्शन करती है। और इस सुप्रीम कोर्ट में जो ब्रिटिश वालों ने एस्टेब्लिश की, कहीं ना कहीं ब्रिटिश लॉ चलता था कि ब्रिटिश लॉ के थ्रू ही इसमें सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी। तो जो भी चाहता है वो ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग ब्रिटिश लैंग्वेज का यूज करके इस चीज में एक तरीके से कर सकता है। और इसका एक चीफ बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। और इस चीफ को अपॉइंट करने की पावर किसके पास थी? किंग के पास थी। किंग को बोला गया कि भैया आप इसका एक चीफ बनाओ। तो एलिजा एम्पे, ये इसके पहले वो चीफ बने, एलिजा एम्पे, इनको एक तरीके से पहला चीफ बना दिया गया। और फिर यहाँ पर ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत इंडिया में हुई। और इसमें एक चीज और बोली गई थी, अगर कोई पर्सन चाहता है बंगाल से बाहर का भी और किसी किंगडम का, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपील कर सकता है और अपील करके अपने लिए डिसीजन ले सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्ट जो आता है लगभग 11 ईयर बाद, और पिट्स वहां के पीएम बनते हैं। ब्रिटेन में दो ही पार्टी हुआ करती थी, लिबरल वाली पार्टी जिसका काम एक तरीके से ये होता था कि कैसे लिबरल तरीके से फ्रीडम और उनकी बात की जाए, और दूसरा लेबर पार्टी। लेबर पार्टी किसकी थी? वर्कर वाली जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी के अंडर आती थी, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी यूनियन, वो सब इंक्लूड होते थे। तो इन्हें जरूरत थी 1784 के एक्ट की। और जो वहां के पीएम थे उन्होंने इसे पास करवाया, तो उसी बेस पे एक्ट को एक और नाम दिया, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके पीएम के नाम पे 1784 में ये आया। इससे इन्होंने एक चीज, सबसे बड़ी जो चीज की, कोड ऑफ डायरेक्टर को पहले सारे राइट हुआ करते थे जो कंपनी की तरफ से था, चाहे किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना हो या किसी एम्प्लॉय को हटाना हो, वो सारे राइट किसके पास थे? कोड ऑफ डायरेक्टर के लिए। इन पहली बार इस एक्ट के थ्रू इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, इसको एस्टेब्लिश किया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राइट दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला कि आप लोग अपॉइंट करते थे, आप लोग अपॉइंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वापस बुलाने का जो राइट है वो किसको मिला? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कहने का मतलब डीआरकी सिस्टम अब इंडिया में चल रहा है ब्रिटिश की तरफ से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके अंडर था? ब्रिटिश पार्लियामेंट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या था? एक प्राइवेट वो था। तो कहीं ना कहीं डीआरकी सिस्टम या डबल सिस्टम इंडिया में स्टार्ट हो गया। एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रूल कर रहा है, दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चलाने के लिए इन्होंने कुछ मेंबर भी बनाए। इसके अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई। और ये मेंबर कमेटी कहीं ना कहीं डिसीजन लेती थी। और ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चाहे ट्रीटी करे, किसी के साथ वार करे, या कोई और एग्रीमेंट करना होता था, तो उसके लिए इनको जाना पड़ता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। और इनके पास ऑप्शन नहीं था कि भाई कहीं और जाए। तो सारे पेपर, सारी ट्रीटी, वो सारी चीजें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बताना होता था। और अगर ये नहीं बताते थे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत होती थी। तो ये सारी चीजें एक तरीके से। और साथ में ही जो गवर्नर जनरल बना, उसे बोला गया, ब्रिटिश के इंडिया में 3 एक तरीके से प्रोविंस थे। और इंडिया की बात की जाए तो पहला इनका बंगाल में था, यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया, ये हमें याद भी है 1772 के आसपास। दूसरा इन्होंने मद्रास, जिसे आजकल हम चेन्नई कहते हैं, इस पर भी कंट्रोल किया। और मद्रास पर भी एक जो गवर्नर था वो बैठा रहता था। और तीसरा इनका प्रोविंस था बॉम्बे।
शुरुआती स्टेज में 1773 से पहले इनके यहाँ इन सब पर अलग अलग गवर्नर रहते थे, अलग अलग इनकी फ्रीडम होती थी, सारी चीजें होती थी। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर के अंडर इन सारे गवर्नरों को कर दिया और 1784 के एक्ट के थ्रू और ज्यादा पावर दे दी बंगाल के गवर्नर जनरल को कि भैया आप बॉम्बे और मद्रास इन गवर्नर जनरल पे भी कंट्रोल करो। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें जो सेंट्रलाइज पावर की जो शुरुआत दिखाई देती है वो 1784 के एक्ट के थ्रू होता है। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरा रेस्पॉन्सिबल है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ही चुना गया एक एमपी है या सांसद है, जिसका काम है इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हेड करना और जो भी डिसीजन होते हैं उस सारी चीजों को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक चलाना। तो यहाँ से इन्होंने एक सेंट्रलाइज चीजें कर दी और इन्हें लगा अगर हम सेंट्रलाइज करते हैं तो अच्छा होता है। उसका एक और सबसे बड़ा रीजन था, वर्ल्ड लेवल पर इनका एक बहुत फेमस कॉलोनी यूएसए इनसे निकल चुका था। यूएसए की क्रांति जो चली आप लोगों ने सुना भी होगा 1767 से 81 तक, ये यूएसए के रिवॉल्यूशन का टाइम है। और यूएसए पहले ब्रिटिश के अंडर रहता था, यहाँ से इन्हें रॉ मटेरियल मिलता था, साथ में ही बहुत सारा मार्केट भी इनके पास अवेलेबल था। लेकिन जब यूएस से यहाँ से निकला तब इन्हें लगा अगर हमें इंडिया को अपने हाथ से नहीं निकलने देना है तो कुछ ऐसे प्रोविजन करने पड़ेंगे जिससे इंडिया हमारे अंडर रहे। और इसके लिए ये लोग 1784 का एक्ट भी लाए। तो ये चाहते थे कि इंडिया में कुछ ऐसे चेंज किए जाए कि हमें इंडिया को अपने देश से बाहर करने की जरूरत ही ना पड़े। और पहली बार इन लोगों ने इस एक्ट के थ्रू जो इंडिया की टेरिटरी थी उसे क्या बोला, ब्रिटिश टेरिटरी, ऑफिशियल रूप से ब्रिटिश टेरिटरी थी। वैसे तो हम 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी था उसके बाद ही इनके अंडर आ गए थे, लेकिन ऑफिशियल वे में 1784 में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि इंडियन टेरिटरी अब किसका पार्ट है, ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट है। तो पहली बार इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश टेरिटरी के नाम से जाना गया। कई बार आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग अलग एक्ट के थ्रू भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द एक्ट ऑफ 1773, उसमें 3-4 प्रोविजन दे दिए जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा, आप लोगों से बस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में पूछ लिया जाएगा। और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश, गिव एग्जांपल। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। अगला 1793 में 1784 के एक्ट के बाद इन्हें और ज्यादा जरूरत पड़ी तो ये एक एक्ट और लेके आए 1793 का एक्ट। इस एक्ट में जो प्रोविजन है वो बड़े लेवल पे तो नहीं है, कि ऐसा नहीं कि बड़ा कोई चेंज हुआ है इंडिया में, लेकिन फिर भी इस एक्ट में कुछ ऐसी चीजें की गई जो हमारे फायदे की थी और हमें देखनी थी कि भाई कैसे साइड। पहला इन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लाइसेंस है वो 20 ईयर तक और बढ़ाया जाता है और 20 ईयर के बाद अगर जरूरत पड़ी तो ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, ब्रिटिश के जो बिजनेसमैन थे वो चाहते थे कि भैया सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही प्रॉफिट क्यों कमाए इंडिया से, हम लोग भी प्रॉफिट कमाए। तो वो लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट पे प्रेशर डाल रहे थे कि आप लोग ऐसा एक्ट बनाओ जिससे इंडिया पर जो ट्रेड की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की अभी है उस मोनोपोली को तोड़ा जाए और हम लोगों को भी कुछ राइट दिया जाए कि भैया जिससे हम लोग भी वहां इंडिया में ट्रेड कर पाए। तो अब क्या चाहते थे कि जो वहां के अदर बिजनेसमैन, सांसद, एमपी, पॉलिटिशियन, ये लोग भी इंडिया से बेनिफिट लेना चाहते थे। और अभी सारा पैसा किसके अंडर जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। तो जिस जिसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी की शेयर होल्डिंग थी उसको प्रॉफिट हो रहा था और जिसके पास नहीं थी उसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को फोर्स किया कि भैया आप लोग ये सारी चीजें करना और नहीं तो हम लोगों को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और इन्होंने एक और चीज बोली कि
एक्ट में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर किसके ऊपर लगाया जाएगा? इंडियन लोगों के ऊपर। मतलब इंडियन मनी से कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर, वो सब दिया जाएगा। और ये कब तक रहा? 1919 तक। हम लोगों ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों का ये सारा जो खर्च है, वो सारा खर्च हम लोगों के ऊपर ही था। और 1793 के एक्ट के बाद 1813 में क्या होता है? ब्रिटिश के वहां, यूके के यहाँ क्या आता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ इन्हें अब इंडिया से रॉ मटेरियल तो चाहिए ही था, साथ में ही हमारे देश के लोगों की सोच में भी कुछ चेंज चाहिए था, थॉट्स में कुछ चेंज चाहिए था, जिससे हम लोग उनके प्रोडक्ट खरीद सके। तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तब भी इन्हें कुछ चीजें इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत पड़ी। और इन्हें लगा कि भाई जितना जल्दी हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। तो जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कुछ टाइम बाद ही इन लोगों को लगता है कि इंडिया में कुछ चीजें करनी चाहिए जिससे हम लोगों को फायदा हो। पहला इन्होंने क्या कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी ट्रेड में जो मोनोपोली है, वो एंड की जाती है। ट्रेड मोनोपोली एंड की जाती है। 1793 के एक्ट में हमने पहली बार देखा, उन्होंने बोला 20 इयर्स के लिए और आपको अलाउ करते हैं, लेकिन इस एक्ट में पहली बार बोल दिया क्लियरली कि ट्रेड मोनोपोली अब एंड की जाती है, एक्सेप्ट, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी दे रख दी, एक्सेप्ट चाइना एंड टी ट्रेड। चाइना और टी ट्रेड के मामले में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट है, बट उनके अदर जो राइट है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिए गए। और इसका एक रीजन था अदर बिजनेसमैन का और ज्यादा प्रेशराइज करना, और उन्होंने बोला इंडिया के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जाए जिससे हम लोगों को फायदा हो। लेकिन इन्होंने साथ में एक चीज भी बोली, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको लॉस ना हो, इसलिए उन्हें 10.5% प्रॉफिट दिया जाएगा। चाहे उनको लॉस हो या प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका 10.5% प्रॉफिट पहले से ही फिक्स कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें भी इन लोगों ने 1830 के एक्ट में प्रोविजन किया। और साथ में ही एक और चीज क्या की, इंडिया में पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन लोगों ने इंप्लीमेंट कर दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब दो देशों के बीच एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर या तो जीरो टैक्स या फिर बिल्कुल मिनिमम टैक्स लगाया जाए। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन पर्पज ये था, ब्रिटिश लोगों को कैसे बेनिफिट हो, कैसे जो बिजनेसमैन है उन्हें ज्यादा फायदा हो, कैसे वो और सारी चीजें कर सके, इसके लिए ये लोग 1813 का एक्ट लेके आए। और 1813 एक्ट के थ्रू अभी भी इंडिया बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है। जैसे आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारे पीएम ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नॉर्मल मतलब क्या होता है? दोनों जो कंट्रियां हैं, जैसे मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लेता हूं, अभी न्यूज में भी है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में या तो 0% या और कम ड्यूटी हम लोग लगाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी फायदा होगा इंडिया से सामान इंपोर्ट करने में, और इंडियन लोगों को फायदा होगा ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करने में, और ऐसा ही होगा एक्सपोर्ट में भी। तो हमारे जो ट्रेड रिलेशन है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होंगे और हम दोनों को फायदा होगा। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि हम उन लोगों की कॉलोनी थे और हम लोग गुलाम थे, तो हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन तो हुआ, लेकिन इस ऑस्ट्रेलिया की तरह इंडिया के अगर ट्रेड एक्सपोर्ट किया जाता था, उसको अलाउ नहीं किया जाता था। और इंडिया को किसके लिए बना दिया? एक्सपोर्ट हम किसकी करते थे? रॉ मटेरियल की, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। और इंपोर्ट क्या करते थे? ब्रिटिश प्रोडक्ट। तो इन लोगों ने जानबूझ के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐसा बनाया गया जिसके थ्रू इंडिया को कुछ भी ना मिले, और हम लोगों को काफी ज्यादा लॉस भी हुआ इससे,
क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो दो पिलर पे टिकी थी, एक तरफ एग्रीकल्चर, दूसरी तरफ क्राफ्टमैन। एग्रीकल्चर को इन्होंने तबाह कर दिया। वो कैसे? इनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के थ्रू, और साथ में कैश क्रॉप। इन लोगों ने हमारे देश के लोगों से कॉटन उगाया, इंडिगो उगाया। इस सब की जरूरत थी कहाँ पे? ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को चलाने के लिए। तो एक तरफ इंडियन एग्रीकल्चर पे प्रेशर पड़ा, हमारे लोगों को फूड उगाने के लिए अब लैंड नहीं बची, और ये लोग कैश क्रॉप करने लगे, और साथ में इस कैश क्रॉप का हम लोगों को प्राइस भी सही नहीं मिलता था। दूसरी तरफ हमारे जो क्राफ्टमैन थे, जो डिपेंड थे या तो हमारे रूलरों पे या फिर बाहर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने अब इन क्राफ्टमैनों का सामान भी अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करवाना बंद कर दिया, और ब्रिटिश मशीनरी के थ्रू जो चीजें बन रही थी उनको इंडिया में एक तरीके से किया। और इंडियन लोगों के थॉट में चेंज करने के लिए इन लोगों ने इसी टाइम इंडिया में एक एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने की बात की। एजुकेशन पॉलिसी की पहली पॉलिसी जो इंडिया में आई वो 1813 के एक्ट में आई, और इसमें इन्होंने बोला इंडिया में हर ईयर में, हर एक साल में हम लोग 1 लाख रुपए ईच एक्सपेंडिचर करेंगे। किस पर? एजुकेशन पे। और ये एजुकेशन भी किस बेस पे? देखो, वैसे देखने में लगता है कि अच्छी बात है इंडिया में एजुकेशन के लिए किया, लेकिन इस एजुकेशन का मेन पर्पस इंडिया में क्लर्क पैदा करना। क्यों? क्योंकि इन लोगों को क्लर्कों की जरूरत थी, और अगर वहां से यूके से क्लर्क लेके आते तो इन लोगों को काफी कॉस्टली पड़ता, क्योंकि वहां पे लेबर कॉस्ट ज्यादा है। तो इसलिए इन लोगों ने इंडियन लोगों को इतना पढ़ाया कि ये लोग क्लर्क बन जाए, कुछ डाटा एंट्री कर लें, कुछ सारी चीजें कर लें जिससे इन लोगों को फायदा हो। तो एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत भी 1813 के एक्ट के थ्रू होती है। और फिर उसके बाद इन्होंने हमारे रिलीजन में चेंज करने के लिए और इंडिया में चेंज करने के लिए अपनी जो मशीनरी थी, क्रिश्चियन मशीनरी, उन क्रिश्चियन मशीनरी को भी लाइसेंस दे दिया कि आप लोग इंडिया में आ सकते हो और आप लोग जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो पहली बार इंडिया में क्रिश्चियन मशीनरी आई, और इन क्रिश्चियन मशीनरी का एक ही पर्पस था कि इंडियन लोगों का रिलीजन चेंज करवाना। और अगर हम लोग रिलीजन चेंज करेंगे, क्रिश्चियनिटी को अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्रिश्चियन लोगों की तरह कपड़े पहनेंगे, उनकी तरह फूड खाएंगे, उनकी तरह नेचर रहेगा। तो ये सारी चीजें होंगी तो हम ऑटोमेटिक उनके प्रोडक्ट को खरीदने लग जाएंगे। तो ये भी इसका मेन पर्पस था। तो 1813 का एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारी चीजें हुई। पहला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको इन्होंने कम कर दिया, बस एक्सेप्ट चाइना एंड ट्रेड टी, चाइना और टी को छोड़ के। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बात हुई, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लॉन्च कर दिया। इंडिया में कोई भी ब्रिटिश पर्सन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है, उस पर कोई भी वो नहीं हुई। तीसरा, इन लोगों ने पहली बार इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, और हर ईयर में 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई। चौथा, इन लोगों ने रिलीजन में चेंज करने के लिए क्रिश्चियन मशीनरी को डेवलप किया, और क्रिश्चियन मशीनरी को इंडिया में बोला। तो ये 4-5 पॉइंट है जो 1813 के एक्ट के थ्रू हुए। और फिर इसके 10 ईयर बाद 1833 का एक्ट आया, और 1833 का एक्ट इस 1833 का एक्ट इस 1813 का जो एक्ट था इसका सक्सेसर था। ये लोग वैसे कोशिश करते थे हर 10 ईयर में कोई ना कोई एक्ट लेके आए, और एक्ट किस बेस पे लाया जाए जिससे ब्रिटिश लोगों को फायदा हो। तो 1813 के एक्ट में जो जो कमियां इन लोगों को लगी कि भैया उसमें कुछ वीकनेस रह गई है, तो ये लोग कमेटी बनाते थे और उसके बाद उस वीकनेस को कम करने की बात करते थे। तो इन लोगों ने अगला एक्ट 1833 लगभग 20 ईयर बाद बनाया, तो इंडिया में एक एक्ट इंप्लीमेंट हुआ। और इस एक्ट में सबसे पहला प्रोविजन क्या बोला? अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है वो चाइना और टी, इस पर भी नहीं रहा। मतलब अब वो चाइना और टी के साथ भी ट्रेड मोनोपोली नहीं, मतलब अब कंप्लीट तरीके से उसका जो ट्रेड मोनोपोली है वो खत्म कर दिया। और एक और चीज बोली, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो
लॉ है वो 20 ईयर तक और चलेगा, मतलब इनको 20 ईयर तक और लाइसेंस दे दिए। 1813 एक्ट में हमने देखा ट्रेड मोनोपोली की बात थी, वो 20 ईयर तक चलेगी, और इसमें क्या बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन 20 ईयर तक और चलेगा, और उसके बाद जब इन्हें लगेगा तब एक तरीके से ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगला इन्होंने क्या किया, कोई भी ब्रिटिश पर्सन इंडिया आ सकता है और इसके लिए उसे वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इंडियन टेरिटरी पर कोई भी ब्रिटिश सिटीजन कभी भी आ सकता है, और इवन उसको राइट दिया लैंड का। कहने का मतलब अगर उसको जरूरत है तो वो इंडिया में लैंड खरीद सकता है, वहां पर अपनी कंपनी बना सकता है, ये सारे राइट भी उन लोगों को दे दी। तो इंडिया में पहली बार ब्रिटिश लोगों को ये राइट मिला कि वो एज अ इंडियन सिटीजन ब्रिटिश लोग इंडिया में आ सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, और जो उनका मन है वो सारी चीजें वो कर सकते हैं। अब इन्होंने एक और चीज बोला, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब इंडिया का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब इन्होंने इस टाइम तक इंडिया की और सारी टेरिटरियों को भी अपने अंडर कर लिया। मैसूर 1799 में इंडिया में से चला गया। अवध के बाद इनके साथ ट्रीटी हो गई, और ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू इन्होंने उसको अपने अंडर कर लिया। तो पहली बार इन्होंने बोला अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो कहाँ का गवर्नर जनरल होगा, इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। और फर्स्ट ऐसा गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को फर्स्ट इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। विलियम बेंटिक कुछ ऐसी पर्सनैलिटियों में इंक्लूड है जो इंडिया के लिए पॉजिटिव था, कुछ ऐसे रिफॉर्म लाएगा हम लोगों के फायदे की बात होगी। तो विलियम बेंटिक को याद रखना, थोड़ा सा अच्छा आदमी है। और इसी के टाइम विलियम बेंटिक के टाइम ही इंडिया से स्लेवरी सिस्टम जो है इंडिया से इसी टाइम खत्म हुआ। इस एक्ट के जस्ट पहले ही इंडिया में आप लोगों ने देखा था 1829 में सती सिस्टम, वो भी इंडिया से खत्म हुआ, वो भी बेंटिक का ही टाइम है। ये सारी चीजें एक तरीके से एक प्रोग्रेसिव मैनर में चल रही है, और इस तरीके से ये चाहते हैं कि इंडियन लोगों के नेचर में चेंज हो, और उन्हें लगे कि भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे हित की बात कर रहा है, हमारे बेनिफिट की बात कर रहा है। और ये लोग एक प्रोविजन और कहेंगे, बोलेंगे कि भैया किसी भी इंडियन को ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी पोस्ट में, मतलब कोई इंडियन अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता है तो उसके साथ रेस के बेस पर, जेंडर के बेस पर, कास्ट के बेस पर, इस बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ बोलने के लिए थी, ऐसा नहीं था डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। कॉर्नवालिस आएगा इंडिया में, सिविल सर्विस की एस्टेब्लिश करेगा और बोलेगा हर इंडियन करप्ट होता है, तो वो इंडियन लोगों को अलाउ ही नहीं करेगा कि वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए। तो हम लोगों को शुरुआती स्टेज में सिविल सर्विस ज्वाइन करने का राइट ही नहीं था। तो ये लोग बोलने को बोलते कि हाँ भाई इंडियन लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने पहली बार ये बोला कि भैया लॉ बनाने का जो राइट है, पूरे इंडिया में लॉ बनाने का जो राइट है वो सिर्फ किसको है, बंगाल के गवर्नर जनरल, या इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वो, और उसके अंडर ही मद्रास और बॉम्बे। जो सेंट्रलाइज की पॉलिसी हम पहले से देखते आ रहे थे, उस सेंट्रलाइज पॉलिसी को और ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया। तो कहीं ना कहीं मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल थे उनको ये सारी पावरें नहीं दी। और एक और पर्सन की एंट्री होती है इस एक्ट के थ्रू, इंडिया में पहली बार लॉ कमीशन बना, और फर्स्ट लॉ कमीशन के जो हेड थे वो थे मैकाले। ये वही वाला मैकाले जिसने इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च की, और जिसने पहली बार इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न जो कल्चर है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो एक अलग मेंबर बना दिया गया, और इसका काम था इंडिया में लॉ के बारे में एक तरीके से चीजें देना। और इस मैकाले की लॉ कमीशन जो बनी
उसके बेस पे ही इंडिया में आईपीसी बनी, इंडियन पीनल कोड। और आज तक हमारे देश में आईपीसी चलती है, उसको भी कहीं ना कहीं मैकाले ने बनाया। और आईपीसी में क्या होता है कि उसमें कुछ कोड दिए हुए हैं, कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, जिस बेस पे ये लिखा है कि भैया कौन सा जो चीज है जो इंसान ने की वो गलत है और किसके लिए उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। जैसे रेप का केस होता है, 377 जो है वो ट्रांसजेंडर से जुड़ा हुआ है, जिसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो आईपीसी में बहुत सारे प्रोविजन है, और उसको भी इंडिया में कौन लेके आया, मैकाले। मैकाले की लॉ कमीशन ने बोला ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इंडिया में हमें ऐसे प्रोविजन करने होंगे जिससे इंडियन लोगों को एक तरीके से टाइट किया जा सके, और लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा रहेगा तो इंडियन लोगों को डराया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ये लोग करते थे। और 1833 के एक्ट के जस्ट 20 ईयर बाद 1853 का एक्ट आता है। और इस एक्ट में पहली बार, फर्स्ट टाइम ये बात करते हैं कि सिविल सर्विस के लिए अब कंपटीशन होगा। पहले सिविल सर्विस होती थी लेकिन कंपटीशन नहीं होता, ब्रिटिश जिसको चाहते थे उसको अपॉइंट कर देते थे। या कहो ईस्ट इंडिया कंपनी की चलती थी, कई बार तो इनके जो शेयर होल्डर थे उनके ही बच्चों को इंडिया में आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस का हेड बना दिया जाता था। लेकिन पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला अब सिविल सर्विस के लिए या जुडिशियल सिस्टम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, जिस एग्जाम की तैयारी अब आप लोग करते हैं। तो उसकी शुरुआत कब से हुई, 1853 के एक्ट के थ्रू। लेकिन उन्होंने इस टाइम ये नहीं बताया कि ये कहां पे होगा। शुरुआती स्टेज में इन लोगों ने सिर्फ लंदन में एग्जाम करवाया, और इंडियन लोगों को शुरुआती स्टेज में एंट्री का कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन बाद में 1853 के एक्ट के थ्रू ये लोग दो जगह एक ही टाइम एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। और इंडिया में पहली बार जब ये हुआ तो उसके बाद हमारे बहुत सारे लोग सिविल सर्विस ज्वाइन किए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी सिविल सर्विस में गए थे। और हमारे पहले सिविल सर्वेंट कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। टैगोर जी की फैमिली से जो पर्सन थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले पर्सन थे जिन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की। और तब से ही हमारे देश में सिविल सर्विस को एक एलिट क्लब की जॉब की तरह देखा जा सकता है, जिसमें हम सोशल रेस्पेक्ट के साथ साथ अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और साथ में अपना ना चाहने वाले जो भी चीज है वो सारी चीजों को, एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकते हैं। और एक और चीज इस एक्ट में बोली कि जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं चाहता तब तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करेगी, लेकिन जब ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहेगा उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाएगा। पहले ये बोलते आ रहे थे 20 ईयर के लिए, 20 ईयर के लिए। 1853 के एक्ट में पहली बार बोल दिया क्लियरली कि भैया अब एक 20 दिन के 20 ईयर के लिए नहीं, 10 ईयर के लिए नहीं, हम नहीं चलेगा, जब हमारा मन होगा तब हम इसको खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद एक ट्रिगर पॉइंट आता है, इन लोगों ने जो भी ये प्रोविजन किए, इंडिया में सती सिस्टम चलाया, सती सिस्टम को बैन किया, स्लेवरी सिस्टम बैन किया, हमारे बहुत सारी टेरिटरी सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, वेलेजली के थ्रू, डलहौजी की पॉलिसी ऑफ लैब्स के थ्रू, झांसी, ये सारी जो किंगडम थी वो अपने अंडर कर ली। तो पहली बार इंडियन लोगों ने एक बड़ा रिवॉल्ट किया, और इंडिया में होता है 1857 का रिवॉल्ट। और 1857 के रिवॉल्ट ने ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था या ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो पॉलिसी थी उसको बड़े लेवल पे चेंज करने पे मजबूर कर दिया। तो 1857 का जो रिवॉल्ट होता है उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ नई पॉलिसी लेके आती है। तो 1857 के रिवॉल्ट की वजह से इन लोगों ने एक बड़ा चेंज किया। इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है जिसका नाम है 1858 का एक्ट। इस एक्ट में पहली बात यही बोली गई कि अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। और अब कौन रूल करेगा, ब्रिटिश क्वीन या वहां का किंग। तो अब इंडियन लोग डायरेक्टली ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश किंग के अंडर आ गए।
और अब हमारे देश में इनका जो एंड हो गया। और इस टाइम ही पहली बार इन लोगों ने बोला कि भैया अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल चला आ रहा था, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर रखा गया था, और ये कंट्रोल करता था ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बची तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी कोई जरूरत नहीं है। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अभी एंड कर दिया गया और इसकी जगह इंडियन सेक्रेटरी, इसकी पोस्ट बनाई गई। और ये इंडियन सेक्रेटरी रहता कहाँ था? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये भी कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर या मिनिस्टर। तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट ही। बट अब तरीका अलग हो गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की इन्होंने जरूरत नहीं समझी, बोले इंडियन सेक्रेटरी होगा और इस सेक्रेटरी के अंडर 15 मेंबर की एक काउंसिल होगी और 15 मेंबर की एक काउंसिल मिलकर इंडिया से जुड़े हुए डिसीजन लेगी कि इंडिया में हमें कैसा रूल इंप्लीमेंट करना है, कैसे चीजें चलानी है। ये सारी चीजें ये लोग करते थे और यही इंडिया का सबसे बड़ा चीज था। अब इंडिया में जो गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके क्या बोला गया कि अब गवर्नर जनरल नहीं होगा और किंग या क्वीन का एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में रूल करेगा। और इस बंदे का नाम क्या रखा गया? वॉयसराय। तो इंडिया में वॉयसराय की स्टार्टिंग भी कब से हुई? 1858 के एक्ट से। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इंडिया में फर्स्ट टाइम वॉयसराय क्रिएट हुए किस एक्ट के थ्रू? तो 1858 के एक्ट के थ्रू। और फर्स्ट जो वॉयसराय बना वो बना कैनिंग। कैनिंग इंडिया में रूल कर रहा था और कैनिंग के टाइम ही इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल भी था और फर्स्ट इंडिया का वॉयसराय भी बना। इन्होंने क्या बोला? क्योंकि देखो ब्रिटिश किंगडम ने और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बहुत सारी इंडियन टेरिटरी को अपने अंडर कंट्रोल किया था, तो इंडियन लोग काफी ज्यादा इनसे नाराज थे। तो इन्होंने एक और चीज बोली, अब हम जो हमारी पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन पॉलिसी और पॉलिसी ऑफ लैप्स, जिसके थ्रू इन्होंने झांसी इन सब चीजों को लिया था, अब इस पॉलिसी को हम लोग यूज नहीं करेंगे। मतलब इंडियन लोगों को फ्रीडम होगी, वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे इंडिया में रूल कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये वाला जो प्रोविजन किया, अब इंडिया में कोई ऐसी टेरिटरी या किंगडम बड़ी बची नहीं थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर नहीं थी। कहीं ना कहीं इन्होंने सारी किंगडमों को एक कर लिया था, लेकिन बस नाम नाम का बोलने के लिए बोला कि अब आपके यहाँ हम लोग ये नहीं चलाएंगे। और इसका मेन रीजन था पब्लिक के अंदर जो ब्रिटिश के खिलाफ चीजें चल रही थी, रिवॉल्यूशन चल रहा था, उसको थोड़ा सा दबाना कि भैया हाँ तुमने बहुत कर लिया और अब हमें ये सारी चीजें नहीं करनी। तो हम कह सकते हैं कि जो 1773 से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्टार्ट किया, देखो ब्रिटिश लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं चाहते थे इंडिया पर कंट्रोल करना, लेकिन दिखता तो यही है 1773 के एक्ट से लेकर 1858 के एक्ट के थ्रू एक चेन दिखाई देती है कि कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया पर कंट्रोल करना चाहता था। और इससे पता चलता है कि ब्रिटिश पूरी पॉलिसी बनाकर इंडिया में आए थे और इस वजह से ये सारी चीजें की। और ये बोलते नहीं, हम लोग ऐसा कुछ करने नहीं आए थे, बस लक बाई चांस हम लोगों को आपकी टेरिटरी मिल गई और हम लोगों ने उस टेरिटरी को ले लिया। तो हम बोलते हैं हाँ ऐसा जरूर तुमने किया होगा। और 1858 के एक्ट के बाद एक नया जो सिस्टम चला, अभी तक हमने देखा 1773 से सेंट्रलाइज चीजें चल रही थी और कहीं ना कहीं बॉम्बे, मद्रास, यहाँ की जो प्रोविंस थे उनको अंडर किया जाता बंगाल के। 1861 से एक नया एक डायरेक्शन चला, अब डायरेक्ट इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू सारी चीजें करनी है और ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो चुका है। तो 1861 के एक्ट के थ्रू पहली बार ये बोलेंगे इंडिया की एक सेंट्रलाइज असेंबली होगी, सेंट्रलाइज असेंबली काउंसिल। मतलब एक तरीके से इंडिया में पहली बार पार्लियामेंट के जो सिंबल हैं वो दिखाई देते हैं 1861 के एक्ट के थ्रू। तो
तो इंडिया में पहली बार पार्लियामेंट की अगर शुरुआत पूछी जाए तो 1861 के एक्ट के थ्रू हुआ, और बोला गया कि इसका हेड कौन होगा, वायसराय, और उसके अंदर कुछ चीजें होंगी। इस एक्ट के थ्रू एक और प्रोविजन किया गया, बॉम्बे और मद्रास, क्योंकि इन्हें पता था सेंट्रलाइज वाली जो हमारी पॉलिसी है उससे भी बहुत सारे लोग नाराज थे, तो बॉम्बे और मद्रास को फिर दोबारा से इन्होंने बोला कि आप लोगों को एक्ट बनाने की फ्रीडम है। तो बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर जनरल थे वो दोबारा से एक्ट बना सकते थे, लेकिन इनका एक्ट तब तक वैलिड नहीं है जब तक इनके एक्ट को वायसराय जो है वो एक तरीके से लीगलाइज ना कर दे या उस पर साइन ना कर दे कि भैया हाँ ये वाला एक्ट मैं बनवाना चाहता हूँ और ये वाली चीज इनकी सही है, और वो सारी चीजें ना कर ले, तब तक ये सारी चीजें ना हो। और इसी टाइम इंडिया में एक और चीज लेके आए, ऑर्डिनेंस। ये आप लोगों ने सुना होगा। ऑर्डिनेंस एक ऐसी पावर है जिसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव पावर मिल जाती है। इंडिया में अभी भी ऑर्डिनेंस का यूज किया जाता है, लेकिन ऑर्डिनेंस का यूज होता है इमरजेंसी के टाइम, और हम लोगों ने इसी एक्ट के थ्रू अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को लिया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मोदी गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लाए उससे पहले ऑर्डिनेंस पास किया, या आधार बिल लाए उससे पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ, या सेक्शन आर्टिकल 370, जो आप लोगों ने देखा कि भाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो स्टेट हुआ करते थे उनको एक यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया। ये सारी चीजें ऑर्डिनेंस के थ्रू हुई। ऑर्डिनेंस से क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव पावर मिलती है, और फिर विद इन 6 वीक गवर्नमेंट को ये जो ऑर्डिनेंस के थ्रू जो प्रोविजन हुआ था उस प्रोविजन के थ्रू आज के टाइम हमें क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट से उसे पास कराना होता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब पावर सारी किसको दे दी, वॉयसराय को। वॉयसराय को अब लेजिस्लेटिव असेंबली या ब्रिटिश पार्लियामेंट का वेट करने की जरूरत नहीं है कि भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट जब कुछ करेगा तो उसके बाद आपके एक्ट पास होगा, नहीं, उसे ऑर्डिनेंस जारी कर देना अपना साइन करके, और उसके थ्रू मान लिया जाएगा कि भैया उसके ऑर्डिनेंस के पास इतनी पावर है कि अब वो इंडिया में किसी भी एक्ट को, किसी भी लॉ को चेंज कर सकता है। तो इससे ये सारी शुरुआत हुई। और यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑर्डिनेंस पावर इन इंडिया टेकन फ्रॉम, और उसमें कुछ एक्ट दे रखे थे, 1858 एक्ट, 1861 एक्ट, 1835 एक्ट, ऐसे आप लोगों को कुछ प्रोविजन दिए थे, या 1919 का एक्ट, और उसमें सही आंसर क्या था, 1861 का एक्ट। ये चीज याद रखना, 1861 इंडिया में पहली बार लेजिस्लेटिव पिलर या पार्लियामेंट सिस्टम की शुरुआत करता है, और यहीं से इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम डेवलप हुआ, और इस पार्लियामेंट सिस्टम का प्रोविजन हमें असेंबली के माध्यम से भी दिखता है और साथ में ही ऑर्डिनेंस का जो सॉल्यूशन है उसमें भी दिखता है। इसके कुछ टाइम बाद फिर दोबारा से 1892 का एक्ट लेके आते हैं। तो ये चीज याद रखना, 1861, 1892 और साथ में 1909, ये तीनों जो एक्ट हैं ये ब्रिटिश काउंसिल एक्ट हैं, मतलब जिनका मेन पर्पस इंडिया में पार्लियामेंट को डेवलप करना। तो ब्रिटिश काउंसिल एक्ट में ये तो आता ही है, साथ में 1909, ये तीनों एक्ट एक सीरीज में चलते हैं। इसका मेन पर्पस है कि इंडिया में कैसे ये सारी चीजें बनाई जाए। तो इंडिया में ये सारी चीजें की गई, और वायसराय के अंडर जो एक काउंसिल थी इसको कंटिन्यू किया गया, और बोला गया कि भैया 1892 के एक्ट के थ्रू कि वायसराय के अंडर जो एक काउंसिल है ये चलती रहेगी। और साथ में पहली बार इन्होंने डॉक्ट्रिन दिया कि भैया इंडिया में इलेक्शन होगा, या इलेक्टोरल डॉक्ट्रिन जो इन्होंने पहली बार दिया वो किसके एक्ट के थ्रू दिया, 1892 के थ्रू। इन्होंने बोला इंडिया में इलेक्शन होगा, तो किसी ने पूछा किस टाइप का इलेक्शन होगा, तो इन्होंने बोला स्टेट लेवल पर स्टेट असेंबली के लिए, और सेंट्रल लेवल पे इंडियन पार्लियामेंट के लिए, जो अभी असेंबली की तरह से काम कर रहा है।
और जिसमें कितने लोग हैं, 15 के आसपास लोग हैं। और इसकी जो संख्या है इंक्रीज कर दी गई, और साथ में इंडियन लोगों को भी थोड़ी बहुत पावर दी गई, बोली ठीक है आप लोग भी मेंबर बन जाओ। दादा भाई नौरोजी, और इससे जस्ट पहले आप लोग देखेंगे 1885 में कांग्रेस स्टेब्लिश हो गई। तो कांग्रेस स्टेब्लिश हो गई, तो इससे 1905 तक, जब तक बंगाल का डिवीजन नहीं होगा, लिबरलिज्म वाले जो है इंडिया में आएंगे, और वो लोग चाहते थे कि इंडिया में रिफॉर्म हो। तो कहीं ना कहीं ये 1892 का एक्ट उसी का रिजल्ट था, कि इंडिया के जो लिबरलिज्म वाले थे वो चाहते थे कि इंडिया में भी इलेक्शन हो, हम लोगों के पास भी लॉ बनाने की ताकत हो। उसी का रिजल्ट ये हमें दिखता है 1892 का एक्ट। और इसमें एक चीज और बोली गई कि सेंटर और स्टेट लेवल पे इलेक्शन तो होगा ही, साथ में ही एक एनुअल बजट भी आएगा, और उस एनुअल बजट में बहुत सारे प्रोविजन होंगे। तो पहली बार इन्होंने बजट की भी बात की गई, ये भी हमारे लिए अच्छी बात थी कि भाई हमारा पैसा जब खर्च होगा तो ये लोग कैसे हम चीजें कर सकते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बोली। और इन्होंने बोला अगर इंडियन लोग चाहते हैं तो किसी पब्लिक इशू पर बजट में कोई भी बात हो, उस पर डिस्कशन किया जा सकता है। तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछने का जो राइट है वो पहली बार इसमें दिया। लेकिन इन्होंने एक चीज बोली कि भैया आप लोगों को क्वेश्चन पूछने का राइट तो है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं है। काउंटर क्वेश्चन का मतलब, मान लीजिए हमने पूछा कि बताइए भैया आपने एजुकेशन पे कितना खर्च किया, तो ब्रिटिश लोगों ने बोला हमने 1 लाख पर ईयर खर्च किया। लेकिन हमने दूसरा पूछा कि अगला किस किस चीज में तुमने खर्च किया, हायर एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, वुमेन एजुकेशन में, या अदर एजुकेशन में, तो इसमें हमारे पास कोई राइट नहीं है। तो ये लोगों के लिए हमसे मना कर देते हैं और बोलते हैं नहीं, तुम लोगों को इसमें कोई राइट नहीं है, तुम लोगों को राइट सिर्फ किसमें है, बस क्वेश्चन पूछ सकते हो, काउंटर क्वेश्चन पूछने का कोई राइट नहीं है। तो इन्होंने शुरुआत में हमें इतनी आजादी, इतनी फ्रीडम दी, तो हमें लगा ठीक है भैया थोड़ा बहुत वो करें। लेकिन लिबरलिज्म वाले इस चीज से सारी से खुश नहीं थे। उन्होंने एक चीज बोली थी कि भैया आप लोग हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, और आप लोग नाम नाम के बने रहो, लेकिन रियल में पावर किसके पास होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए, नहीं आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, तो ये सारी चीजें हुई। 1909 का एक्ट आया, ये भी एक तरीके से काउंसिल वाला एक्ट था। इससे पहले इंडिया में कुछ चीजें हुई थी, और उसी का रिजल्ट इंडिया में 1909 का एक्ट था। 1905 में इन लोगों ने नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए बंगाल का डिवीजन किया, और कांग्रेस के खिलाफ एक नई पार्टी रिलीजन के बेस पर एस्टेब्लिश की 1906 में। 1905 में बंगाल का डिवीजन, और इसका मेन पर्पस क्या था, इंडियन नेशनलिज्म को एक तरीके से दबाना। इस 1905 के बंगाल डिवीजन के खिलाफ हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, और लाल बाल पाल का आना हुआ। स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ 1905 में, इस स्वदेशी मूवमेंट में लाल बाल पाल, ये 3% जो एक्सट्रीमिज्म वाले थे, लिबरलिज्म फेज अब एंड हो गया है, और हमारे देश में लाल बाल पाल एक्सट्रीमिज्म वाले आ गए हैं कांग्रेस के अंडर। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों पर्सनैलिटी इंडिया में आ गए, और इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक नई पार्टी बना दी ब्रिटिश लोगों ने, जिसका नाम है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को इंडिया में एक बड़ी पावर बनाने के लिए ये लोग कुछ प्रोविजन करेंगे, और उसी का रिजल्ट इंडिया में क्या होगा, 1909 का एक्ट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा। और हमने देखा था 1906 के बाद 1907 में सूरत में कांग्रेस का सेशन होता है, और जहां पे डिस्प्यूट होता है काफी ज्यादा लिबरलिज्म और एक्सट्रीज्म के बीच। लिबरलिज्म में बहुत सारे लोग थे, दादा भाई नौरोजी थे, मोतीलाल नेहरू थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिज्म में लाल बाल पाल है। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट होते हैं। जहां एक्सट्रीमिज्म वाले लाल बाल पाल चाहते थे कि जो बंगाल के खिलाफ हम लोगों ने, जो बंगाल का डिवीजन हुआ है उसके खिलाफ जो हम लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया है स्वदेशी मूवमेंट के थ्रू, उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन लिबरलिज्म वाले चाहते थे कि नहीं,
क्योंकि ब्रिटिश ने बोला था हम लोग आपके लिए एक एक्ट लेके आएंगे। तो उन्हें ये था कि अगर ये एक्ट लेके आएंगे और हम लोग अभी कहीं ना कहीं सत्याग्रह करेंगे तो वो एक्ट से कहीं हमें फायदा ना हो, नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए वो चाहते थे कि भैया लिबरलिज्म वाले चाहते थे कि एक्सट्रीमिज्म वाले शांत रहे, लेकिन ये लोग शांत नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हुई। तो उसके बाद इन लोगों ने नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये वाला एक्ट लेके आए। और इस टाइम मार्लो मिंटो, ये दो पर्सन थे। मार्ले कौन था? मार्ले सेक्रेटरी था, जिसे हमने देखा था कि भाई सेक्रेटरी, इंडिया का सेक्रेटरी बनाया गया था कहां पर? ब्रिटिश में, लंदन में। और मिंटो इंडिया में वॉयसराय थे। इन दोनों ने पहली बार इंडिया में रिलीजन के बेस पे चीजों को डिफाइन करने के लिए एक प्रोविजन किया 1909 के एक्ट में, सेपरेट इलेक्टोरेट। और इन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू बोला कि कैंडिडेट भी मुस्लिम और वोट देने वाला भी मुस्लिम। तो इंडिया में कम्युनल वायलेंस की जो शुरुआत है वो 1909 के एक्ट से ही होती है। और यही एक्ट आगे जाके इंडिया के डिवीजन का रीजन बनेगा। इस एक्ट की वजह से ही इंडिया और पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी, ये सब हमारे सामने आती है। तो इन्होंने वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? देखो, इस एक्ट के थ्रू इन्होंने और चीज क्या बोली कि इंडिया के कुछ लोग वो ब्रिटिश जाएंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज अ रिप्रेजेंटेटिव भी काम करेंगे। और इन्होंने बोला कुछ लोगों को इंडिया का जो सेक्रेटरी बनाया है, जो लंदन में रहता है, उसमें भेजा जाएगा। और कुछ लोगों को जो काउंसिल है वॉयसराय के अंडर इंडिया में, उसके अंडर रखा जाएगा। तो हमारे कुछ लोगों को इसमें जोड़ा भी गया। इंडियन सेक्रेटरी में हमारे एक पर्सन थे जिसका नाम था सैयद हुसैन। तो सैयद हुसैन जी को कहां पे भेजा गया? लंदन भेजा गया कि भैया आप जाओ। और ये हुसैन जी किससे जुड़े हुए थे? लिबरलिज्म से जुड़े हुए थे। और वॉयसराय की काउंसिल में सत्येंद्र सिन्हा, इनको भेजा गया। ये पहले इंडियन हैं जिन्हें ब्रिटिश लोगों ने पहली बार अपने उसमें इन्वॉल्व किया है। तो ये सत्येंद्र सिन्हा और सैयद हुसैन, ये दोनों लोग इंडिया के इसमें शामिल हैं। और ये सब किसके अंडर चल रहा है? कांग्रेस की जो पॉलिसी आई, कांग्रेस ने चीजें करी कि भैया हमें भी कुछ राइट मिलना चाहिए, उसके थ्रू ये सारी चीजें चेंज कर रही है। तो पहली बार इंडियन लोगों को मौका मिला। फिर इन्होंने क्या बोला? इंडिया में इलेक्शन होगा। और हमने बोला भैया कैसे इलेक्शन होगा? तो बोले लिमिटेड लोगों को हम लोग वोटिंग राइट देंगे। और वोटिंग राइट किस बेस पे दिया गया इन लोगों ने? लैंड के बेस पे, कि भैया किसके पास कितनी लैंड है उस बेस पे। और ये लिमिटेड लोग लोकल लोगों को अपॉइंट करेंगे, चुनेंगे पंचायत लेवल पर, म्युनिसिपैलिटी लेवल पर। और वहां से इलेक्शन होगा किसका? प्रोविंस का या स्टेट का। और प्रोविंस काउंसिल के इलेक्शन से सेंट्रल काउंसिल चुनी जाएगी। तो ये वाला प्रोविजन भी 1900 के एक्ट के थ्रू पहली बार इंडिया में हुआ। और इन लोगों ने पहली बार इंडिया में वो सिस्टम डेवलप किया जिसके थ्रू इंडियन लोग, लेकिन लिमिटेड लोगों को वोटिंग राइट था। और साथ में वुमेन को वोटिंग राइट से अलग रखा गया था। ना तो वुमेन कोई कैंडिडेट की तरह खड़ी हो सकती थी, ना कोई वुमेन वोट दे सकती थी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं थी। तो पहली बार इन्होंने ये सारी चीजें। और अब हमसे बोला कि आप लोग बजट पर काउंटर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। पहले हमने देखा 1892 का एक्ट क्या बोल रहा है? सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन पूछने का कोई राइट नहीं है। लेकिन पहली बार इंडियन लोगों को बोला गया कि हाँ भैया तुम लोग काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं है। और लेजिस्लेचर में चाहे स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब बात करें कि भाई ये हमारे लिए कैसा रहा। देखो नुकसान ये रहा, इसने इंडिया में कम्युनल वायलेंस कहीं ना कहीं क्रिएट की सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू। दूसरा नुकसान ये रहा, वोटिंग राइट तो मिला लेकिन लिमिटेड लोगों को, और वो भी उनको जिनको ब्रिटिश चाहते थे, लैंड वाले जमींदार लोग, उनको मिला। फायदे की चीज कहें तो फायदा ये हुआ कि इंडिया में पहले बार कहीं ना कहीं इन लोगों ने शुरुआत तो की, डेमोक्रेसी की शुरुआत की, हम लोगों को एक तरीके से इलेक्शन करने का राइट दिया, और हम लोगों ने उस काउंसिल को भी चुना जिसे हम चाहते थे। दूसरी बात, हम लोगों को इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने से सीखने को मिला कि भैया कैसे इलेक्शन होता है, कैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट चलता है, वो भी राइट हमें कहीं ना कहीं इसके थ्रू मिला। तो हमारे लोगों में भी कुछ अवेयरनेस आई पार्लियामेंट के प्रति, और कहीं ना कहीं जो आज हमारा इलेक्शन होता है या हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, वो इस 1909 के एक्ट के थ्रू ही होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बहुत सिंपल एक फॉर्मूला चलाते हैं कि भैया जिसको ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी उसकी सरकार बनेगी। 50% से ज्यादा या आधे से ज्यादा होना कोई कंपलसरी नहीं है। तो ऐसी पॉलिसी इसके थ्रू बनाएगी। तो ये 1909 का एक्ट के था। अगला जो एक्ट आएगा वो आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और उसके बाद हमारा क्या आएगा 1935 का एक्ट, और फिर 1947। ये वाले जो एक्ट है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इन एक्टों तक अभी किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? और आप लोग कोशिश करना, मैंने आप लोगों को पीडीएफ दे दिया है हिस्ट्री वाला, तो उसमें ये वाला टॉपिक दिया होगा, तो एक बार रीड जरूर कर लेना। और अगर किसी को उसमें कोई डाउट होता है या किसी एक्ट का कोई प्रोविजन में कंफ्यूजन होता है, तो उस चीज को एक बार रीड करके मुझे बता देना, मैं एक बार फिर दोबारा से समझा दूंगा। और आप लोग साथ साथ रीड करते रहना, और इस एक्ट के थ्रू हर बार 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यूपीएससी में इसी एक्ट के थ्रू मिलेगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा जो आज का मॉडर्न